हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के जो हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट किए थे, जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्स 75 प्लस MCQ को कंप्लीट किए थे। देन अब हम लोग उसके आगे का पार्ट बोले तो यूनिट 8 टू यूनिट 14, इससे पहले के वीडियो में यूनिट 1 to 7 को ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट किए। तो अब हम लोग 18 to 14 को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कल आपका एग्ज़ाम है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यदि आप एक बार इसे अच्छे से सुन लेते हो। तो हमें कौन कौन सा चैप्टर करेंगे? वॉल्यूमेट्री करेंगे, इनर्जेटिक करेंगे, केमिकल रिलेशन एंड इक्विलिब्रियम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका ज़्यादा। सरफेस केमिस्ट्री आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है एंड केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों थोड़ा बोरिंग टाइप में है, बट हम लोग देखेंगे क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन हमारे सभी से रहते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लोग पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करें। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड PDF आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 से, यानी बोले तो वॉल्यूमेट्री से। इसके इंपॉर्टेंट MCQ को देखते हैं। तो इसके चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया, अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज वन हुज। कहने का मतलब है कि एक मानक विलयन होता है जिसका, देखिए मानक विलयन बोले तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होने के लिए यदि आप कोई विलयन बनाए, कोई सॉल्यूशन बनाए, तो क्या करिएगा ना, इसका जो कंसंट्रेशन होगा ना वो एक्यूरेट होना चाहिए कि इसका सांद्रता सटीक रूप से ज्ञात होना चाहिए। इसमें क्या मिला है, कैसे मिला है, तो उसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए कि 5 किलो चावल मिला है, 2 किलो दाल मिला है। तो मतलब किसी भी सॉल्यूशन यदि बना रहे तो वो क्या रहना चाहिए, सटीक रूप से, मतलब उसका सांद्रता को सटीक रूप से हम लोग ज्ञात कर ले, देन वो हमारा स्टैंडर्ड बोले तो एक मानक विलियन हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक मानक पदार्थ है। NaOH है या HCl है या Na2CO3 है। तो देखिए प्राथमिक मानक पदार्थ होने के लिए वो हमारा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। उस पर किसी भी तरीके का ऐसा नहीं कि वो अनस्टेबल हो, डिजोल्व हो जाए, तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। वो कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा। तो स्टेबल की बात करें तो Na2CO3 ये हमारा स्टेबल है, बोले तो शुद्ध रूप से अस्थाई है। इसका अनुभार भी सबसे अधिक है, डैट मीन्स ये हमारा स्टेबल है। तो ये क्या हुआ, हमारा प्राथमिक मानक हुआ, बोले तो आइडियल प्राइमियर हमारा स्टैंडर्ड हुआ, ये मतलब आइडियल हुआ। तो आई होप आप समझो, किसी भी कंपाउंड को आइडियल होने के लिए Na2CO3 जो है आइडियल, तो इसका क्या होना चाहिए, अस्थाई होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, शुद्ध, एंड इसका उच्च अनुभार भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। यदि इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री ना एक बार में वन शॉट में आज कंप्लीट हो जाने वाला। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको पूरा सिलेबस, पूरा यूट्यूब पे एक एक वीडियो आएंगे एंड हम लोग पूरा सिलेबस करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग। तो वैसा मैंने किया भी है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच यूनिट इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ। मतलब कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, हम लोग उसका स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो स्ट्रेंथ जो बताते हैं हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में, तो उसका यूनिट क्या होगा हमें यह बताना है। कह रहा है परसेंटेज में सांद्रता व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं। तो देखिए ये हमारा वेट है, तो ये हमारा सबसे पहले ग्राम आ गया, एंड हमारा ये लीटर है तो 100 ml। एक्चुअली यह बताता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको बोलेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। का अर्थ होता है कि 100 ml कोई विलियन लिए, यदि इसमें 100 ml विलियन है तो इसमें घुलने वाले पदार्थ कितना ग्राम इसमें हमारा पदार्थ घुलेगा, ये चीज़ हमारा वही बताता है। एंड इसी से हम लोग उसका स्ट्रेंथ बताते हैं। जैसे आप 1 लीटर पानी ले, उसमें कितना ग्राम आप चीनी मिलाइएगा, तो आखिर वो चीनी से ही पता चलेगा ना, अच्छा ये इतना मीठा बनेगा, इतना तीखा बनेगा। तीखा तो नहीं है, मतलब वो कितना मीठा बनता है। तो वो इससे ही हम लोग इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, कुछ इसी तरीके से। अब आप लोग इजीली समझोगे एग्जाम्पल से। किसी भी क्वेश्चन को रियल लाइफ से यदि आप जोड़ सकते हैं ना, तो आप उसे सॉल्व इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड है। नॉर्मेलिटी को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं, हमें यह बताना है। तो नॉर्मेलिटी क्या है, हमारे इक्विवेलेंट पर लीटर। यदि हम लोग नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते तो क्या रहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब वो कितना ग्राम लिए, वो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप कोई पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे तो 5 लीटर 6 लीटर कुछ भी तो होगा ना भैया, एंड उसमें जो चीज़ आप मिला है उसका ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये जो हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारा आ जाता है नॉर्मेलिटी। मे भी इससे आपसे क्या हो, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, देन क्या करना आपको, इस फॉर्मूला पे पुट करना है। ज़्यादा इधर उधर नहीं रहेगा, डायरेक्ट उसमें आपको ग्राम देगा, देन आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को इजीली डिफाइन कर पाएंगे। बट थ्योरी याद रखिए, न्यूमेरिकल इससे नहीं आया, तो थ्योरी आपका कंप्लीट है तो न्यूमेरिकल आप डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फिनोफेथिलीन इज अ पिंक इन। देखिए फिनोफेथिलीन क्या है, तो ये एक तरीके का सूचक है जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे। सूचक, सूचक कहने का मतलब एक तरीके का इंडिकेटर है, मतलब हमें एसिड है या बेस है, तो अब खट्टा को है तो हम उसको चाट के खा के तो नहीं बताएंगे ना भैया कि हमारा एसिड है बेस है, तो उसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो हमारा फिनोफेथिलीन है वो क्या होता है, पिंक कलर का होता है। पिंक कलर का कब होता है, जब उसको हम ना बेसिक से टच कराएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पिंक कलर वो देगा, जिससे हम लोग पता कर लें अच्छा यह बेस है। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एसिड एंड बेस को। अब हम लोगों ने तो बेस को आइडेंटिफाई कर लिया, अब एसिड को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पता करते हैं। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज इज इन रेड, मतलब मिथाइल ऑरेंज लाल रंग का हो जाता है। कब लाल रंग का होता है, तो जब जब मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आएगा, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा ना एसिडिक सॉल्यूशन के, देन वो क्या हमारा हो जाएगा, वो बोले तो रेड कलर का शो करेगा। एक और चीज़ बात है, मिथाइल ऑरेंज यदि एसिड के साथ है देन तो वो रेड देगा, यदि वो बेस के साथ यदि हम मिथाइल ऑरेंज को टच कराएं तो वो येलो देगा। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, इसके साथ रेड देता है, इसके साथ हमारा येलो देता है। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा पकड़ बना के रखना है। एक बार आप अच्छा से सुन लेंगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगी तो आप डेफिनेटली इसे टिक आउट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दी यूनिट ऑफ मोलालिटी, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोलालिटी का आपको यूनिट बताना है। तो मोलालिटी क्या होता है, तो मोलालिटी कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट आप मिला रहे हैं ना उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना केजी बनाए, 10 लीटर शरबत बनाए तो 10 लीटर नीचे लिखाएगा, ठीक है। तो वो केजी में रहता, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो केजी तो हमारा होगा, ऊपर मोल है तो मोल पर केजी मार दीजिए ना आंख बंद करके। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट यदि प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8 वॉल्यूम स्ट्रेंथ कह रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, H2O2 की विलियन स्ट्रेंथ। तो देखिए ये विलियन स्ट्रेंथ किस पे रहता है, तो वो क्या कहता है ना, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, मतलब किसी विलियन, ये जो हमारा H2O2 इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना। तो कैसे निकालेंगे, मतलब ये कितना ऑक्सीजन को मुक्त करता है, उससे हम लोग इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 8, वॉल्यूम स्ट्रेंथ यानी कितना ऑक्सीजन को उसने रिलीज किया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ यह बताता है कि एक वॉल्यूम H2O कितना ऑक्सीजन निकाला, जितना ऑक्सीजन निकला वो आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाता है। तो ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो रेडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्व KNO4 इज कॉल्ड, कह रहा है KMNO4 में की गई रेडॉक्स टाइट्रेशन को कहते हैं। तो इस क्रिया का क्या नाम है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पर मैग्नेटोमेट्रो। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग KMNO4 का क्या करा रहे हैं ना, टाइट्रेशन करा रहे हैं रेडॉक्स में, तो ये हमारा कह कहलाता है, तो यही कहलाता है पर मैग्नोमेट्री कहलाता है। तो इसे आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, मे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन एसिड बेस टाइट्रेशन इंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाई, कहने का मतलब है अम्ल क्षार टाइट्रेशन में अंतिम बिंदु इन पॉइंट को कैसे पहचाना जाता है। तो इसको पहचानने के पीछे का हमारा रीजन क्या है, तो पहचानने के लिए हमारा क्या, चेंज इन कलर। जैसे हमारा एसिड है एंड बेस है, तो इन पॉइंट पे हम लोग इसे कैसे पहचाने कौन एसिड है कौन बेस, तो हम लोग सूचक लेके आएंगे, वो कलर चेंज करेगा, देन हम लोग इंडिकेटर के द्वारा प्राप्त करते हैं कि एसिड है बेस है। तो ये याद कीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने यूनिट 8 को कंप्लीट कर लिया। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करते चलिए। पिछले वीडियो में भी कोई डाउट आया बट आपने कुछ कमेंट नहीं किया, यदि कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट आप लोगों ने डेफिनेट नहीं करना है। अब हम लोग करेंगे यूनिट 9 जो हमारा एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक से भी कुछ कुछ अच्छे प्रश्न बनते हैं, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, ये दो जो प्रोसेस है ना, बस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक या दो हम लोग डिस्कस करेंगे सेम क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, निम्न में कौन एक्सोथर्मिक। देखिए एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होगी, कहने का मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उस रिएक्शन के बाद आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है वहाँ से हीट निकलेगा, हीट बर्नआउट होगा, हीट बाहर आएगा। तो कह रहे हैं इवोपरेशन ऑफ वाटर, तो जीने भी है, इसमें कहीं से हीट निकलता है, नहीं निकलेगा। क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग इन आइस, इसमें कहीं से हीट निकल रहा है, नहीं। फिर कह रहे हैं कंबसन ऑफ मीथेन, यानी मीथेन जल रहा है, यानी एक्सेस अमाउंट में आपका हीट निकलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, उष्मा मुक्त करती है, कहने का मतलब उससे उष्मा निकलती है, मीथेन का दहन हो रहा है तो उष्मा उत्पन्न हो रहा है, डैट मीन्स वहाँ हमारा एक्सोथर्मिक बोले तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है दी ऐसा यूनिट ऑफ इंथैल्पी, इंथैल्पी का आपको ऐसा यूनिट बताना है। तो इंथैल्पी क्या है, काइंड ऑफ, ये आपका क्या होता है, एनर्जी होता है। देन एनर्जी का ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट हमारा
जूल होता है। डेट मीन्स करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फ्रेंड्स हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है इनमें से कौन आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है यह बताना। प्रॉपर्टी दो तरीके का, एक हमारा इंटेंसिव हो जाता है, एक हमारा एक्सटेंसिव हो जाता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब वो प्रॉपर्टी जो आप बाहर से देखें, जो बाहर से इफेक्ट कर रहा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोले तो मटेरियल की अंदर की प्रॉपर्टी, उसके अंदर का प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर। जैसे आप मैंगो खा रहे हैं तो मैंगो यदि आप खा रहे हो वो मीठा होगा या तो आइदर खट्टा होगा, तो मीठा खट्टा होना उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाता है। एक्सटेंसिव बात करें तो वो बाहर से गोल है, लंबा आम है या किसी भी रंग रूप का है तो वो उसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो सेम उसी तरह आप इसमें ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन एक्सटेंसिव है एंड कौन हमारा इंटेंसिव है। तो डेंसिटी बात करें तो मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है कि वो कितना डेंस तरीके से भरा, तो ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यह भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। वॉल्यूम की बात करें यानी कि उसका रंग रूप नहीं, उसका चेहरा, उसका साइज, तो ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोले तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 में बोला गया दी वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नेगेटिव फॉर। डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव कब होगा। दो सिचुएशन होता है हमारा डेल्टा एच का वैल्यू, एक तो हमारा नेगेटिव होगा लेस देन जीरो हो जाएगा, एक तो हमारा डेल्टा एच का जो वैल्यू है ये मोर देन जीरो होगा। तो ये कब होता है, तो जब हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक बोले तो उष्माक्षेपी होगा ना, एक्सोथर्मिक, देन हमारा क्या रहेगा, डेल्टा एच का मान निगेटिव रहेगा। यदि प्रोसेस आपका इंडोथर्मिक हो गया, उष्मा शोषी, जो हीट को एब्जॉर्ब करे उष्मा शोषी, देन हमारा क्या रहेगा, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों सिचुएशन को याद रखिएगा, जरूरी नहीं आपसे ये पूछा जाए तो ये नहीं पूछेगा, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेस्ड ऑन, आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स का 3 लेक्चर आया था, थ्योरी, एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल, तो आपको इनको हम काफ़ी अच्छे तरीके से बताए थे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है दी इंटरनल एनर्जी चेंज, यानी डेल्टा यू चेंज इज इक्वल टू, इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा। ऑलरेडी मैंने आपको डेल्टा टी जीरो कब होता है, डेल्टा यू जीरो कब होता है, डेल्टा क्यू जीरो कब होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से थर्मोडाइनमिक्स में बताया था। सेम थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स का कंसेप्ट हमारा यहाँ भी है। तो बताइए डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो कब होगा, तो वो प्रोसेस हमारा यदि आइसोथर्मल हो तब वहाँ पे हम लोग डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो हम लोग ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट इंथैल्पी, मतलब नीचे कौन इंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, निम्नलिखित में कौन इंथैल्पी को दर्शाता है। तो इंथैल्पी बराबर हमारा हो जाता है, इंथैल्पी बोले तो एच इज इक्वल टू डिफाइन है जो हमारा हो जाएगा यू बोले तो उसका इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू उसका प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बराबर हमारा क्या हो जाता है, इंथैल्पी। ये हमारा इंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। इससे यदि न्यूमेरिकल आया तो आपको इंटरनल एनर्जी दिया जाएगा फ्रेंड्स। यदि बोलेगा डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जीरो है, देन आपको जीरो लेना है, देन पी इंटू भी करना है, देन आप इंथैल्पी कैलकुलेट कीजिएगा। तो ज़्यादा डीपली नहीं आएगा बट इस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे होते हैं, हाइयर इन एनर्जी देन रिएक्टेंट्स या फिर लोअर इन एनर्जी देन रिएक्टेंट्स, मतलब अभिकारकों से कम ऊर्जा वाले, या फिर ऑप्शन नंबर सी इक्वल इन एनर्जी, या फिर नो रिलेशन। तो जब भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना, तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है ना उसमें क्या हमारा होता है, उत्पाद तो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, तो उस एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज हो रहा है ये हम जान रहे हैं, एंड जो प्रोडक्ट मिलेगा ज़्यादा एनर्जी निकलता है तो वो प्रोडक्ट भी हमारा स्टेबल होता है। लेकिन ऑप्शन में स्टेबल नहीं लिखा, ऑप्शन में बी में लिखा था लोअर इन एनर्जी देन रिएक्टेंस, मतलब अभिकर्मों से जो है उससे कम ऊर्जा वाले, यानी जो हीट तो हमारा निकल गया ना तो कम ऊर्जा बचेगा ना, तो लोअर एनर्जी होगा ना, क्योंकि आपका एक्सोथर्मिक हो रहा है तो हीट तो बाहर आ गया, तो लोअर एनर्जी वाला बनेगा रिएक्टेंट से, यानी उससे कम ऊर्जा वाला बनेगा, और वो जो बनेगा काफ़ी स्टेबल होगा। तो याद रखिएगा इसकी जगह स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो आपको स्टेबल प्रोडक्ट को टिक करना पड़ेगा कि उससे हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। या फिर यहाँ पे बोला लोअर एनर्जी, तो जाहिर सी बात है यदि हमारा हीट निकल गया तो क्या बचेगा, लोअर एनर्जी ही बचेगा ना। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन हैज़ अ नेगेटिव इंथैल्पी चेंजेस, कहने का मतलब है निम्न में किस अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन
ऋणात्मक है, तो इंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक बोले तो इसमें क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे सिर्फ डी लिखा हुआ, बट क्या करना है, इसे ऑप्शन नंबर ए भी कैलकुलेट करना है। डी जो है हमारा सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब बोले तो कि यहाँ पे भी हमसे सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंथैल्पी मिल रहा है, एंड नेगेटिव इंथैल्पी हमारा ये भी मिल रहा है। नेगेटिव इंथैल्पी यदि हम लोग डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे ना, तो ध्यान से देखें, दोनों में कंबसन हो रहा है, यानी दहन हो रहा है। यहाँ भी CO2 का दहन हो रहा है, एंड CO2 देखिए C प्लस O2 मिल के CO2 बन गया, एंड N2 प्लस H3 मिल के हमारा NH3 यानी अमोनिया मिल गया। तो दोनों में हमारा जो इंथैल्पी है नेगेटिव ही है। सबसे ज़्यादा अगर नेगेटिव की बात करें तो हमारा इस प्रोसेस में देखने को मिलेगा, एंड उससे कम हमारा इसमें मिलेगा, बट दोनों हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी एंड ए दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यदि 20 की बात की जाए तो विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के दौरान कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन जब हम लोग करेंगे, उसका उदासीकरण करेंगे, तो वहाँ पे क्या हमारा होगा, इंथैल्पी होगा। इंथैल्पी का हम लोग क्या करते हैं, उदासीकरण करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, और उदासीकरण करते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिए, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया कराते हैं, जब हम लोग एसिड एंड बेस का रिएक्शन करा देंगे तो उष्मा मुक्त होती है, एंड क्या करेगा, जब एसिड और बेस मिलाइएगा तो उष्मा निकलेगा, एंड उसके बाद क्या होगा, वो उदासीकरण की एंथैल्पी कहलाती है। देन वही हमारा उदासीकरण की एंथैल्पी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 10 पे, देखते हैं यूनिट 10 में हमारा कौन सा चैप्टर है। तो केमिकल रिलेशन एंड इक्विलिब्रियम के बारे में हमें पढ़ना, ये भी थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे, हमारा क्या कह रहा है पहला प्रश्न, विच लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। कह रहा है कौन सा नियम कहता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल होती है, मतलब जो अभिक्रिया कर रहा है ना, उसका सांद्रता का गुणनफल होगा। तो ये हमारा कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो हमारा लॉ है, इसके हिसाब से ना जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है, मतलब रिएक्शन का जो दर रहता है ना, वो प्रोपोर्शनल रहता है। किसके प्रोपोर्शनल रहता है, तो प्रोडक्ट, जो उसका प्रोडक्ट है ना, उसके कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसके क्या रहता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ये कौन सा लॉ है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन है हमारा। तो इसे याद रखिएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाय। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा कौन अफेक्ट करता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा अफेक्ट करता है तो हमारा टेम्परेचर करता है। कैसे करता है, जो समतुल्य नियतांक केवल तापमान में परिवर्तन पर निर्भर करती है। यदि आप टेम्परेचर में चेंजिंग लाएंगे तो आपका क्या करेगा, जो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज कर जाएगा। बाकी ये सब उस पर डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम पे भी नहीं, एंड कैटेलिस्ट पे भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर 23 आपका कह रहा है, विच प्रिंसिपल हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम अपॉन द चेंजिंग इन टेम्परेचर और प्रेशर। कहने का मतलब है कौन सा सिद्धांत तापमान या दाब में परिवर्तन पर संतुलन की दिशा को बताने में मदद करता है। ली चार्ट प्रिंसिपल। तो देखिए, ली चार्ट जो प्रिंसिपल जो हमारा था ना, यही था। यह सिद्धांत कहता है कि यदि संतुलन की अवस्था में कोई परिवर्तन किया जाए तो प्रणाली उस परिवर्तन का विरोध करती है। यदि आप किसी भी रिएक्शन में चेंजिंग करेंगे तो ठीक ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, उसका अपोजिट में रहेगा। तो उसको क्या करता है, परिवर्तन की अवस्था को विरोध करता है, रोकने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे यदि चले, प्रश्न नंबर 24 हमारा कह रहा है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रहेगा, आपको कहीं कहीं पे सिर्फ ओनली के लिखा मिलेगा, तो आप इजीली समझिएगा। कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन दैट प्रोसीड टू कंप्लीशन, मतलब पूरी तरह से पूर्ण होने वाली अभिक्रिया के लिए संतुलन नियतांक के का मान होता है। तो के का मान वहाँ पे हमारा इनफाइनाइट होता है। संतुलन के लिए के का मान हमारा क्या रहेगा, तो के का मान फ्रेंड्स इनफाइनाइट होता है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यदि अभिक्रिया पूर्ण रूप से हो जाती है तो उत्पादों की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है। यदि अभिक्रिया हमारा पूरा हो गया तो उत्पाद की सांद्रता बहुत ज़्यादा, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा के का मान भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। फॉर द रिएक्शन इनटू गैस है, फिर मिलके 3H2 दोनों मिलके हमारा बना है 2NH3। इंक्रीजिंग प्रेशर विल भी, यदि हम लोग प्रेशर को बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, फेवर बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया
प्रतीक अभिक्रिया को बढ़ावा देगा, या फिर अग्रामी अभिक्रिया को बढ़ावा देगा, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप बोले तो कोई प्रभाव नहीं होगा, या अभिक्रिया रुक जाएगा। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड मतलब वो क्या करेगा, आगे की अभिक्रिया को बढ़ावा देने लगेगा और जल्दी जल्दी कराने लगेगा, यानी क्या करेगा, उसे फॉरवर्ड हमारा पुश करने लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस अभिक्रिया को और तेजी से वो बढ़ा देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग चले प्रश्न नंबर 26 पे, तो क्या कह रहा है, ये एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी बोले तो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, इसको डेल्टा जी से हम लोग डिनोट करते हैं, एनर्जी है एट इक्विलिब्रियम। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, यदि डेल्टा जी हमारा इक्विलिब्रियम है, यदि हमारा कंडीशन इक्विलिब्रियम का है तो डेल्टा जी हमारा हमेशा वहाँ पे जीरो होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वेन कब होगा, जब हमारा रिलेशन क्या रहे, इक्विलिब्रियम में हो। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कौन सा है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोले तो विसमांग संतुलन। तो इसमें हमारा क्या होता है ना, विसमांग संतुलन विभिन्न अव्यवस्थाएं होते हैं, जैसे ठोस और गैस, यानी ठोस और गैस जहाँ पे होगा वो हमारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। तो ध्यान से देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, CO3, ये आपका सॉलिड है, एंड सेकेंड चीज़ आपका क्या है, यहाँ पे गैस है। तो ये क्या हो गया, सॉलिड प्लस गैस जहाँ पे मिश्रण हमारा आ रहा है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो जाए। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि हम लोग रिमेनिंग ऑप्शन की देखें तो N2 है, O2 है, ये भी गैस है, H2 है, Cl2 ये भी गैस है, SO2 गैस है, SO2 गैस है, O2 गैस है। बट हम लोग बात करें CO3 तो ये हमारा सॉलिड है, एंड हमारा COA भी सॉलिड है, एंड CO2 हमारा गैस है। तो सॉलिड प्लस गैस यदि मिक्स हो रहा है देन वो आपका हेट्रोजीनियस बोले तो विसमांग संतुलन हमारा होगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन नंबर 28 पे चले, इफ Kc इज वेरी लार्ज देन द रिएक्शन इज, मतलब Kc बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि वेरी लार्ज होगा तो वो कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, इन इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर फॉरवर्ड फेवर्ड मतलब आगे झुकी हुई रहेगी, या फिर नेक्स्ट बात करें तो इंडोथर्मिक होगी। तो देखिए जब भी हमारा Kc ज़्यादा होगा तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ना, वो आगे की ओर बढ़ावा देगा, यानी कि वो आगे की ओर फेवर्ड करेगा और फॉरवर्ड करेगा हमारे रिएक्शन को। यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा रहा, उस समय इनफाइनाइट था, अभी बड़ा कर रहा है, तो कहने का मतलब दोनों में हमारा एक ही सिचुएशन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका 29 है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्ट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कौन इक्विलिब्रियम के पोजीशन को अफेक्ट करेगा। तो ओनली हमारा टेम्परेचर ही है जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा, बाकी ये सब जो है हमारा डिपेंड नहीं करते, केवल तापमान संतुलन की दिशा में के का मान बदलता है। यदि तापमान में आप वृद्धि करें या डिक्रीजिंग करें तो हमारा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन वो डेविएट करेगा, वो इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है व्हाट हैपन टू इक्विलिब्रियम इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। यदि हम लोग प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो वो बैकवर्ड पुश करने लगे, मतलब वो रिवर्स आने लगे, वहाँ पे रिवर्सेबल प्रक्रिया बोले तो वो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होने लगेगा, यानी पीछे आने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा यूनिट नंबर 11 से लिया गया। तो यूनिट नंबर 11 हमें क्या पढ़ना है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर का ही एक पार्ट है। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए थे, सेम उसी का कुछ पार्ट है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। तो हाँ भैया उस पर डिपेंड करता है क्या, तो नहीं जी नहीं, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो नहीं, उससे सॉल्वेंट से भी कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, हाँ भैया उसमें कितना आप मिलाए, पानी में कितना चीनी डाले उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो प्रश्न नंबर 32 में बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नीचे जो दिया गया इसमें से कौन हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर, जी हाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट ये भी हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी तो जी नहीं, विस्कोसिटी ये नहीं, श्यानता हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। यह डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिला रहे हैं ना,
जो हम लोग क्या इसमें सॉल्यूट मिलाते हैं एंड सॉल्वेंट के मिलाने से बनता है ना, तो हमारे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे ये डिपेंड करता है, नहीं कि ये हमारी एक कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी है, बोले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन, तो यह भी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ जाता है, बट विस्कोसिटी नहीं आता है, यह हमारे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 कह रहा है दी यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा अच्छा से कर लीजिए, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है सॉल्यूशन चैप्टर से, बाकी बात तो वहाँ से जो आपको न्यूमेरिकल एक दो क्वेश्चन उसमें बताएं उसी का ज़्यादा चांसेस है। प्रसारण दाब की इकाई है, मोल पर लीटर होगा या फिर एटीएम। देखिए ऑस्मोटिक है, नाम से ही देखते हैं ये क्या कह रहा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो प्रेशर को भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग एटीएम में मेजर करते हैं। प्रेशर है या फिर आपको पास्कल भी इसके देखने को मिलेगा, तो आप पास्कल को टिक आउट करेंगे दोनों, या फिर एटीएम देखने को मिलेगा या फिर एटीएम मशीन, पैसा निकालने वाला नहीं, प्रेशर वाला एटीएम कि हम लोग कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें रहेगा, या फिर दाब है तो आपको पास्कल भी देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 34 में आपसे बोला गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, मतलब वाष्प दाब में संक्षिप्त कमी बराबर होती है। वाष्प दाब में जो संक्षिप्त कमी होती है वो किसके बराबर होती है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब उसके जो विलयन के जो मोल अंश उसमें है उस पर डिपेंड करता है कि उसका वेपर प्रेशर कितने जो लोअर हो रहा है वो किसके इक्वल होगा। तो वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर, यानी उसका जो वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये ध्यान रखिएगा, वाष्प दाब में संक्षिप्त विलयन की कमी मोल के अंश के समानुपाती है, मतलब जो वाष्प दाब है ना वो डायरेक्टली, सीधा समझिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश के समानुपाती होती है। इस रिलेशन को आपने याद रखना है। कहा गया है नेक्स्ट प्रश्न में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्वथनांक में वृद्धि किसके समानुपाती होती है, तो क्वथनांक में वृद्धि किसके समानुपाती है, तो मोलालिटी के समानुपाती है। तो यदि हम लोग इसे के लिखने का डायरेक्ट कोशिश करें तो क्या करें, एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी टी बी बोले तो डेल्टा टी एंड एवोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हमारा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हमारा बोले तो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसी को कांस्टेंट हटा के हमारा फार्मूला बनता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, जो हमारा के बी क्या कांस्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिए के बी हमारा क्या कांस्टेंट है, इनटू हमारा क्या आ जाता है मोलालिटी सॉरी, तो मोलालिटी हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या होता है कि यदि उसका जो है बोले तो जल का क्वथनांक किस पे डिपेंड कर रहा है, जल का नहीं मतलब उसका क्वथनांक किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है कि इवेल्यूशन यानी कब उसका बढ़ेगा कब घटेगा, तो हम लोग उसका मोलालिटी पे डिपेंड करता है किसी भी सॉल्यूशन की। प्रश्न नंबर 36 में बोला गया विच फैक्टर इज इंट्रोड्यूस टू अकाउंट फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सहसंबंधी गुणों में संगठन या फिर अपघटन के प्रभाव को दर्शाने के लिए कौन सा घटक प्रयुक्त किया जाता है, तो हम पिछले वीडियो में देखे थे कि वांट ऑफ फैक्टर से ही हम लोग पता करते हैं कि वो हमारा क्या हो रहा है, उसका एसोसिएशन हो रहा है, जुट रहा है, संघनन हो रहा है, या फिर डिसोसिएशन वो टूट रहा है, बट रहा है, तो ये सब हम लोग पता कैसे करते हैं, तो हमारा वांट ऑफ फैक्टर से ही हम लोग पता करते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने इसका यूनिट इसकी यूनिट बताई थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका हमारा यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मतलब फाइंड आउट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का करते हैं, या फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या फिर सरफेस टेंशन। तो जो हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करना है तो उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो हिमांक में अवनमन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हिमांक में अवनमन विधि से किसी विलयन पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन से हम लोग ज्ञात करते हैं, तो ये आपने याद होना चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के यहाँ पे फार्मूला हमारी क्या हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड इसका ऐसा यूनिट अभी जस्ट हम लोगों ने बताया था, तो इसके ऐसा यूनिट को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करें तो पाई इज इक्वल टू हमारा एम आर टी। अब आप में डाउट आएगा एम क्या है, आर क्या है एंड टी क्या है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ एम हमारा क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो मोलारिटी मल्टीप्लाई बाई आर बोले तो ये रियल गैस कांस्टेंट हमारा हो जाता है, गैस कांस्टेंट है। एंड टी बोले तो आपका टेम्परेचर, ये आपको पता रहेगा, टेम्परेचर आपको दिया रहेगा इतना
टेम्परेचर है। मोलारिटी आप लोग कैलकुलेट करेंगे खुद से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका दिया गया है, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का यदि हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो कौन सा हम लोगों का प्रॉपर्टी काम आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने ऊपर 3-4 बताए थे ना, तो उसमें से कौन सा प्रॉपर्टी से हम लोग मोलर मास निकालेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स का, तो उसके लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का उपयोग करेंगे। तो इन हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोटीन एवं पॉलीमर जैसे उच्च आणविक द्रव्यमान के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर बोले तो प्रासरण दाब विधि का ही उपयोग किया जाता है। इससे हम लोग किसका निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो इससे हम लोग प्रोटीन हमारा हो गया या फिर पॉलीमर हो गया, तो ये सब जो क्या है उच्च आणविक द्रव्यमान वाले हैं, तो इसका हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ही निकालते हैं। प्रश्न नंबर 40 में आपका बोला गया है, विच लॉ स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड प्रोपोर्शनल टू इट प्रेशर। कहने का मतलब कौन सा नियम यह कहता है, आपको नियम दिया गया है, तो कौन सा नियम कहता है कि किसी गैस की किसी द्रव्य में विलयता, जैसे आप इसमें कोई गैस है, ये इस द्रव्य में विला हुआ है, मतलब इसमें घुसा हुआ है, मिला हुआ है, तो उस पर जितना प्रेशर लग रहा है उसके दाब के समानुपाती होते हैं। तो ये कौन सा लॉ कहता है, तो ये हेनरी लॉ कहता है कि जितना इसमें जो गैस घुला हुआ है ना इस द्रव्य में, इसके ऊपर जितना प्रेशर लागू हो रहा उसके समानुपाती होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हेनरी लॉ होगा। इसके हिसाब से सी बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस, मतलब उसमें कितना गैस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस पर कितना प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड पे, इसके प्रेशर के समानुपाती होती है। तो ये हमारा हेनरी लॉ बताता है, हेनरी लॉ का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चले, तो प्रश्न हमारा यूनिट 12 से लिया गया, केमिकल कैनेटिक्स। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-2 3-3 प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा गया, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NPYQ का भी क्वेश्चन है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब दर, बोले तो रासायनिक अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पे, तो जी हाँ टेम्परेचर पे करती है। कंसंट्रेशन पे भी जस्ट हम लोग देखें कंसंट्रेशन पे भी करता है। थर्ड की बात करें तो कैटलिस्ट, ये तो भैया एकदम और भयानक, इस पर तो डिपेंड करेगा ही। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 में आपसे बोला गया, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो h⁻⁻1 यही हमारा क्या होता है रेट ऑफ कांस्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ कांस्टेंट हैज अ यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल, यानी एक यूनिट के रेसिप्रोकल रहता है, तो इसी का हम लोग करेक्ट करेंगे, तो ये हमारे h⁻⁻1 आ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 43 कह रहा है, दी ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विथ रिप्रेजेंट टू रिएक्टेंट्स इज डिटरमाइंड बाई। कहने का मतलब है किसी अभिकारक के लिए अभिक्रिया की कोटि किससे निर्धारित की जाती है, बैलेंस इक्विलिब्रियम से, बैलेंस इक्वेशन से, या फिर मोलारिटी से, या फिर एक्सपेरिमेंटल डाटा से, या फिर एक्टिव एनर्जी से। तो ये जो क्रिया है ना कि हम लोग जो किसी का रिएक्टेंट से जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं ना, मतलब उसका ऑर्डर, तो ये सब कैसे करते हैं, ये सब जितना भी डाटा है ना हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन फाइंड आउट करते हैं, अच्छा ये डाटा से ये हो रहा है, तो वो जितना भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा रहता है। कहने का मतलब है अभिक्रिया की कोटि, जो अभिक्रिया का कोटि है उसका ऑर्डर है, रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ये कैसे पता करते, तो ये हम लोग प्रयोग के दर से हम लोग निर्धारित करते, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे हम लोग निर्धारित करते हैं कि इसका रिएक्शन ऑर्डर ये है। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर। कहने का मतलब हर 10 डिग्री तापमान वृद्धि पर अभिक्रिया की गति दोगुनी हो जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, बोले तो इंक्रीज इज नंबर ऑफ ए क्या है इफेक्टिव कोलिजन, मतलब उसके अंदर टकराव 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 के कारण क्या होगा, जितना ज़्यादा टक्कर होगा, आप ही मानिए थोड़ा थोड़ा आपके शरीर पे किसी डंडा से ही मारता है तो देखिए थोड़ा थोड़ा हीट जनरेट होता है, तो सेम यही अभिक्रिया आप इक्वेशन में सोचिए कि जब हमारा वहाँ पे कोलिजन होगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर यदि कंटिन्यू कोलिजन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप थियोरेटिकली सोचिएगा ना रियल लाइफ से, देन आप केमिस्ट्री को ना मैच कर पाइएगा एंड करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर लीजिएगा, यदि आप उसे पूरा अच्छे से नहीं पढ़े हैं फिर भी। कह रहा है अभिक्रिया की आणविकता होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, बोले तो
मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होगा? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखिए जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी रहता है वो क्या करता है, दर निर्धारण चरण में भाग लेने वाली अणुओं की संख्या, मतलब उसमें कितना अणु भाग ले रही है उसी को डिटरमाइन करता है, उसी को हम लोग आणविकता कहते हैं रिएक्शन की। आणविकता उस चरण में भाग लेने वाले कणों की संख्या होती है जो अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करती है। यदि कोई रिएक्शन चल रहा है तो इसमें जो मान लीजिए कुछ भाग लेगा एंड कुछ मॉलिक्यूल्स भाग ले रहा है एंड वो इस रिएक्शन को तेज कर रहा है, तो वही हमारा आणविकता कहलाती है, जो इसको तेज करने के लिए भाग ले रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 करा, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमारा क्या मतलब है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कहने का मतलब है रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब जीरो ऑर्डर है तो वो रेट क्या हमारा इंडिपेंडेंट है, हमारा इंडिपेंडेंट है किससे? तो हमारा किससे हो जाएगा? बोले तो एकाग्र गति पर निर्भर नहीं होती है, उस पर हमारा डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यदि डिपेंडेंट आता तो उसके हम लोग कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा, बट ये क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, उस पर वो निर्भर करेगी ही नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था, तो इसमें से कौन सा आपका आर्हेनियस का इक्वेशन है? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है ये हमारा आर्हेनियस का इक्वेशन हो जाता है, जहाँ पे टी की बात करें तो टेम्परेचर हो जाएगा, की बात करें तो हमारा के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट हो जाता है, एंड नेक्स्ट हमारा क्या बचा, ई ए। तो ई ए अगर हम लोग बात करें तो ई ए हमारा क्या हो जाता है, उसका एक्टिव एनर्जी की बात करते हैं, ई से एनर्जी, ए से एक्टिव एनर्जी होता है। न्यूमेरिकल नहीं आता, आप इक्वेशन को याद रखिए, आर्हेनियस का थोड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन था इसलिए वो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 48 आपका कह रहा है एक्टिव एनर्जी इज डिफाइंड बाई, जो अभी हम लोग देखे एक्टिव एनर्जी ई ए, उसे हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा होती है, या फिर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, वह मिनिमम एनर्जी की जिससे वह क्रिया स्टार्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर सी टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब अभी कारकों की कुल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका बोला गया एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, बोले तो मिनिमम एनर्जी। एक्टिव एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव कर रहा है, यानी वो रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है, यानी स्टार्ट करने वाली एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव एनर्जी। यानी मिनिमम एनर्जी वो होती है जिससे कि आपकी अभिक्रिया को स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 49, दी स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट, मतलब आर्हेनियस का ग्राफ का समीकरण का ln के जो है हमारा वर्सेस 1t हमारा क्या रहेगा, 1/t है। तो इसका जो हमारा क्या कहता है, यही हमारा जो है यही हमारा एक्टिव एनर्जी को दर्शाता है, उसका स्लोप क्या दर्शाता है, तो हमारा क्या दर्शाता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, इस प्लॉट का ढलान EA/R होता है जिसे सक्रिय ऊर्जा से ज्ञात किया जाता है। वो जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या दिखाता है, वो स्लोप हमारा एक्टिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहा गया इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ हमारी क्या रहती है? तो हाफ लाइफ जो है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब उससे क्या स्वतंत्र, उस पर डिपेंड नहीं करती है, एकाग्रता पे डिपेंड नहीं करती है हमारी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पे चले। नेक्स्ट प्रश्न आपका यूनिट 13 से लिया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा 14। ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब चैप्टर को ना ये डेली एक एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। कह रहा है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोसिटी स्टेटेड, मतलब फैराडे का पहला विद्युत अपघटन नियम क्या कहता है? तो फैराडे का पहला विद्युत अपघटन नियम है द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट इज, जो मास ऑफ सब्सटेंस है डिपोजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो समानुपाती होती है चार्ज पासेस, जितना हम लोग चार्ज पास कर रहे हैं ना उसका समानुपाती होती है। यदि इसे हम लोग फार्मूला वाइज लिखें तो हमारा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा, और W बराबर क्या होता है हमारा ZIT हो जाता है, जो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। Q की बात करें तो हमारे चार्ज है, चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो चार्ज हमारा W जो हमारा उसमें क्या है जो डिपॉजिट है उसका है, तो W हमारा क्या मास डिपॉजिट, जो मास फैला हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फैराडे सेकेंड लॉ रिलेटेड टू, फैराडे का सेकेंड लॉ किससे हमारा रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इक्विवेलेंट से, तो जी नहीं। एटॉमिक वेट से, तो हाँ ये इससे तो डिपेंडेंट है ही हमारा फैराडे का दूसरा लॉ। एंड बात करें तो इक्विवेलेंट वेट, ये तीनों दोनों के बारे में हमारे फैराडे का सेकेंड लॉ बताया था, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि विभिन्न पदार्थों का जमाव उनके तुल्य भार के समानुपाती है। तो ये हमारा विभिन्न उसका पदार्थों का भार हो गया एंड तुल्य भार, ये दोनों के समानुपाती होती है। तो यही दोनों को वो इसी दोनों से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है? तो जमाव का तुल्य भार, जो उसका जमाव का तुल्य भार है उसके समानुपाती होती है उसके वेट के। तो इसे आप याद रखिएगा। दी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब होगा। फिजिक्स से ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये था देन, इसलिए आपका यहाँ भी मैं एक बार डिस्कस कर लिया। कह रहा है दी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विथ डाइल्यूशन बिकॉज, मतलब कहने का मतलब है पतला करने पे तुल्य चालक बढ़ती है, क्योंकि यदि कोई सॉल्यूशन है उसे आप पतला कीजिए तो तुल्य चालक बढ़ता है। बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है? तो बढ़ने का पीछे का रीजन है आयनों के बीच आकर्षण घट जाए। तो उसके आयनों के बीच आकर्षण बढ़ क्या होती है? आकर्षण हमारा घटता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है? तुल्य चालक जो होता है, चालकता, वो हमारी बढ़ जाती है। हिंदी में समझिए, पानी मिलाने पे आयनों के बीच का आकर्षण घट जाता है, जिससे हमारा चालकता बढ़ जाता है, धराधर हमारा फ्लो होता है करेंट का। क्वेश्चन नंबर 55 आपका बोला गया है दी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम लोग के बोलते हैं, ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइन एज, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए ऑप्शन नंबर बी बोले तो कंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन दी यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को? तो कह रहा है एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के बीच, मतलब उसका लंबाई एंड उसके क्षेत्रफल के बीच रखे एकांक आयतन घोल की चालकता, इसके बीच जो कितना घोल रखा हुआ और उसका चालकता क्या है, उसी को यह डिफाइन करता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 56 पे चले तो कोहलर्स लॉ एप्लीकेबल टू, कोहलर का नियम किसके लिए एप्लीकेबल है? तो यह हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही ओनली एप्लीकेबल होता है हमारा कौन सा? तो कोहलर्स का नियम। एंड ये जो कोहलर्स का नियम है ये क्या है? पतले घोल पर लागू होता है और कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट की सीमित मोलर चालकता उसके आयनों के घटकों की चालकताओं के योग, मतलब उसमें जितना आयन घटा हुआ है, मतलब उसमें घोल है तो उसमें आयन टूटा होगा ना, प्लस माइनस, तो उस पर डिपेंड उसका चालकता हमारा करता है। क्वेश्चन नंबर 57 आपका बोला गया है सेल पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय, सेल का पोटेंशियल हम लोग किससे मेजर करते हैं? तो हम लोग पोटेंशियोमीटर से करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आपका बोला गया है दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो वो 0 होता है। यदि आपसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पूछा जाए किस चीज़ का बना रहता है, तो वो हाइड्रोजन का बना रहता है। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते, या हो तो कितना रहेगा या फिर वो किस चीज़ का बना रहता है। तो ये हाइड्रोजन याद रखिएगा। पूछा जाए कितना रहता है उसका, तो 0.0 वोल्ट, कहने का मतलब है 0 वोल्ट रहता है उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमारा स्टैंडर्ड है बोले तो ये एक तरीके से आइडियल टाइप में हुआ। और गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट, गैल्वेनिक सेल क्या कन्वर्ट करता है? तो केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ईएम ऑफ अ सेल मैक्सिमम व्हेन, ईएमएफ कब हमारा मैक्सिमम होगा? तो जब हमारा नो करंट इज रन, मतलब कहने का मतलब कोई धारा न निकाली जाए, तो ईएमएफ बोले तो ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा? ईएमएफ हमारा मैक्सिमम होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसका 2 वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। सरफेस केमिस्ट्री को देखिए हमारा कौन कौन से प्रश्न है इसमें। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड, तो ये क्या है? ये एब्जॉर्प्शन का डिफिनीशन है। मतलब क्या कह रहा है कि किसी सतह पर अणुओं के जमाव की क्रिया को क्या कहते हैं? यह शर्ट है, शर्ट पे इंक आ गया तो वो क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया ना इंक का। तो सेम मैंने आपको पहले बताया था। आप गौर कीजिएगा, इस चैप्टर से मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी लिया हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है, इसलिए हम ज़्यादा प्रश्न और एवरी ईयर 4 क्वेश्चन तक पूछ लेते, इसलिए हम ज़्यादा लिए। एब्जॉर्प्शन इज क्या है? तो ये एक तरीके का सरफेस फेनोमेना है। जस्ट बताया ना, शर्ट पे आपका इंक आ गया तो क्या होता है? सरफेस पे घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम अ सॉल्यूशन यूजिंग एब्जॉर्प्शन, निम्न में से कौन सा अधिशोषण द्वारा रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो रंग निकालने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग एक्टिव चारकोल। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, इसके जगह हम लोग यूज करेंगे एक्टिव चारकोल का उपयोग करते हैं एब्जॉर्प्शन करने के लिए, क्योंकि ये क्या है ना काफ़ी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट्स वाई इसका एब्जॉर्प्शन का टेंडेंसी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं एक्टिव चारकोल का, यहाँ भी एनिमल लिखा हो इससे समझिएगा एक्टिव चारकोल क्या, तो इसका हम लोग यूज करते हैं अधिशोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, ये जो हम लोग गैस मास्क आप देखे होंगे ना, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस रिलीज होता है, वहाँ पे ऐसा लगा हुआ रहता है, उसमें भी एक्टिव चारकोल रहता है जो गैस को, जहरीली गैस को अवशोषित करता है। वो एक बार PYQ में आया था, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कराया हूँ जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तब। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ कोलाइड, मतलब इसमें से कौन कोलाइड का टाइप नहीं। कोलाइड क्या है, डिफिनीशन क्या है, सब चीज़ कर चुके हैं, अभी आपने बताना कौन नहीं। तो सोल है हमारा, जेल है, स्मोक भी होता है, सॉल्यूशन नहीं है भैया, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, इधर का चीज़ है, तो ये हमारा नहीं होता है। एंड जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, जो ट्रू सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हो, होमोजीनियस मिक्सचर होता है लेकिन कोलाइड में नहीं होता, ये सब आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 65 का रहा है इन अ कोलाइड सिस्टम द डिस्पर्स फेज, मतलब कोलाइड सिस्टम में डिस्पर्स फेज क्या आता है, तो वो हमारा डिसकंटिन्यूअस हमारा पार्टिकल रहता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यदि 66 पे चला जाए तो वो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लायोफिलिक कोलाइड। कोलाइड दो तरीके का, एक लायोफिलिक एक लायोफोबिक। लायोफिलिक कहने का मतलब है लव फ्रॉम वाटर, यानी उसको वाटर पसंद होगा। लायोफोबिक का कहने का मतलब है हेट करेगा वाटर से। तो इसमें से हमारा लायोफिलिक कौन सा है, जिस जो हमारा जल से नहीं है, जल से प्यार करने वाला है। तो स्टार्च हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस तरीके का लायोफिलिक रहता है ऑलरेडी आपको बहुत कराया गया, तो आप उसे एक बार जरूर देखिए वीडियो को। इमल्सन हमारा क्या है, इमल्सन क्या होता है, तो इमल्सन देखिए हमारा जो लिक्विड प्लस लिक्विड मिलने से बनता है, तो वो हमारा क्या कहता है, इमल्सन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आप देखिएगा कोलॉइड सॉल्यूशन है, ये लिक्विड इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड रहे देन हमारा क्या आता है, इमल्सन आता है। इमल्सन का टाइप हमको आपको कराया है ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो उसे आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, इमल्सन का यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है, मिल्क है, फॉग है, पेंट है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी बोले तो हमारा स्मोक होगा। तो इमल्सन का एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा मिल्क हो जाता है। ये क्या है ना, वाटर इन, क्या है हमारा वाटर इन प्रोटीन इसमें मिला रहता है, दूध और वसा है, वो देखिए वसा और जल का मिश्रण है वाटर और प्रोटीन का, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है, दोनों तो लिक्विड लिक्विड हो गया, वाटर भी है मिल्क एंड वसा जो बोले तो फैट है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इमल्सन का टाइप हो जाता है। माइसेलस तब बनता है, माइसेलस देखिए तब बनता है, इसी से हमारा क्या करते हैं ना, कपड़ा उपड़ा जो हमारा गंदा रहता है ये साफ़ होता है। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताए थे कि यदि आपका शर्ट गंदा हो गया तो ये कैसे साफ़ होता है, इसके पीछे कौन सा हमारा केमिस्ट्री आता है। तो ये क्या करता है, क्रिटिकल माइसेलस कंसंट्रेशन रिच, मतलब महत्वपूर्ण माइसेलस सांद्रता प्राप्त करती है, इसी सांद्रता प्राप्त करके क्या करता है, हमारे कपड़े को क्लीन करता है माइसेलस। सर्फेक्टांस क्या है, सर्फेक्टांस हमारा क्या है हमें यह बताना है। तो ये क्या है हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट है, इसमें क्या करता है ना, सरफेस टेंशन को बहुत कम करता है, लो सरफेस टेंशन करता है। जैसे पानी है तो उसको क्या करेगा, पतला कर देता है एंड देन हमारा वो कपड़ा में जाके कपड़ा को क्लीन करता है, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। जिससे नहीं बोलता है कि सर्फ डालो तो कोने कोने में जाके रेसे रेसे में जाके सफाई करे, तो भैया रेसे रेसे में कैसे जाएगा, तो वो पानी को सरफेस टेंशन को पतला किया देन वो रेसे रेसे में गया, तो उसके पीछे का केमिस्ट्री हमारा यही कहता है फ्रेंड्स। बात करें 71 की तो कह रहा है विच प्रॉपर्टी इज नॉट शो बाय क्लोराइड, कहने का मतलब है निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म क्लोराइड द्वारा नहीं दिखाया जाता है। तो टिंडल इफेक्ट क्लोराइड द्वारा दिखाया जाता है। क्यों टिंडल इफेक्ट होता है भैया, ये सब याद करना। ब्राउनियन मोशन के पीछे क्या रीजन है, सेडिमेंटेशन क्या है, तो ये सेडिमेंटेशन हमारा नहीं दिखाया जाता है। ये क्या है, तलछट्टी जब आपको दिखाता है तो ये हमारा नहीं है। एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये सब आपको अच्छे तरीके से कराएं, प्लीज़ कीजिएगा, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट हमारा है टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व। टिंडल इफेक्ट कब देखने को मिलता है, जब हमारा स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट होता है। टिंडल इफेक्ट क्या था कि एक आप ट्रू सॉल्यूशन लीजिए एंड इधर आपको लाइट लीजिए, इधर से टॉर्च मारिएगा ना तो इसका पाथ विजुअल नहीं होगा, फिर यहाँ से यहाँ लाइट जाएगा एंड इसको लाइट में आपका टॉर्च का लाइट दिखाई देगा। तो यही हमारा क्यों होता है, तो उसमें जो पार्टिकल मिला है उसका क्या रहता है, स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग होने के बाद हमें दिखाई देता है, तो यही हमारा रीजन है उसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दी मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो कोलाइड पार्टिकल जाने लगे, कैथोड था एनोड था, हम बोले ना माइनस वाला के पास प्लस जाएगा, प्लस के पास माइनस, तो वो क्या था हमारा, तो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की बात की जाए तो ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू, ब्राउनियन मोशन क्यों होता है? तो उसके अंदर का जो फ्लूइड रहता है एक दूसरे से टकराता है एंड इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव करता है, रैंडम मूवमेंट आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा रैंडम मूवमेंट होता है कोलिजन के वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। आपको काफ़ी वीडियो फोटो दिखा के हम इस चैप्टर को पढ़ाए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, नीचे जो मेथड दिए गए इनमें से कौन से मेथड से हम लोग कोलाइड को प्रिपरेशन नहीं करते? तो इवेपोरेशन से नहीं किया जा सकता है कोलाइड का निर्माण, बाकी इन तीनों से किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने क्या किया, फिजिकल केमिस्ट्री को आज वन शॉट में फिर हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल आपका एग्जाम है, समझ रहे वीडियो आने में काफ़ी लेट हुई, हम एक्सेप्टेड, बट आप क्या कीजिए एक बार एटलीस्ट इसे सुन लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक चीज़ आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा, कल आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा या फिर हमारे पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिएगा किस टॉपिक से कौन से चैप्टर से आपके ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। आपको चैप्टर याद हो गया, आप क्वेश्चन भी पढ़ें, अब अपना आइडिया आपको होगा कि सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, या फिर यदि आपको क्वेश्चन याद रहेगा तो प्लीज़ अपना नाम लिखिएगा एंड देन आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे नंबर का। देन प्लीज़ आप लोग उसे ग्रुप में या फिर हमारे पर्सनल नंबर पे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट, एकदम अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, रिलैक्स माइंड से दीजिए एंड आपका एग्जाम होपफुली बहुत अच्छा जाए। कल आके कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।